नमस्कार, इस विशेष समाचार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। और आइए देखते हैं क्या है सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर विस्तृत फैसला दे चुके हैं। याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण से कहा, आप इन बातों को विस्तृत सुनवाई में भी रख सकते थे। नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश, पेपर की प्रिंटिंग से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने के लिए एसओपी तैयार करे उच्च स्तरीय समिति। 30 सितंबर तक दिया समय। कहा, गड़बड़ी सिर्फ पटना और हजारीबाग तक सीमित, पूरी परीक्षा की शुचिता पर नहीं हुआ असर। ओल्ड राजेंद्र नगर मामले में हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और एमसीडी को लगाई फटकार। दिल्ली पुलिस की जांच पर जताई असंतुष्टि, पूछा क्यों न कराई जाए सीबीआई से जांच। पश्चिम बंगाल राशन वितरण घोटाले में तृणमूल कांग्रेस के 2 और नेता अनीसुर रहमान और भाई आफिसुल रहमान गिरफ्तार। अनीसुर रहमान राज्य के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिय मलिक का है करीबी। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। बारिश के कारण आई तबाही पर ली विस्तृत जानकारी। वायुसेना के MI-17 और चिनूक के जरिए केदारनाथ मार्ग पर फंसे यात्रियों को रेस्क्यू जारी। खराब मौसम के कारण रोकी गई केदारनाथ यात्रा। आफत की बरसात से सहमा हिमाचल। बादल फटने की घटना में 54 लोग लापता। शिमला के रामपुर में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में कई मकान, स्कूल और गाड़ियां तबाह। वायनाड में बेली ब्रिज पूरी तरह चालू होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी। उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर और तटरक्षक जहाज अभिनव भी तैनात। 300 के पार पहुंचा मौत का आंकड़ा। और हॉकी में भारत ने दर्ज की बड़ी जीत। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से हराया। वहीं पेरिस ओलंपिक में अंकिता भकत और धीरज बोम्बदेवरा की जोड़ी ने तीरंदाजी के मिश्रित टीम स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में बनाया स्थान। बैडमिंटन में आज लक्ष्य सेन क्वार्टर फाइनल में पेश करेंगे चुनौती। और आइए विस्तार से अब इन समाचार को देखते हैं। नई दिल्ली के पूसा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 अगस्त को कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में दुनिया के 75 देशों के 1000 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें कृषि अर्थशास्त्री और अग्रणी पेशेवर शामिल हैं। कृषि अर्थशास्त्रियों के सम्मेलन की थीम है टिकाऊ कृषि, खाद्य प्रणालियों की दिशा में परिवर्तन। सम्मेलन में देश दुनिया के से आए शोधार्थी कृषि से जुड़े नए आयाम पर अपनी राय रखेंगे। देखिए धीरज कुमार की यह विशेष रिपोर्ट। नई दिल्ली के पूसा का राष्ट्रीय कृषि विज्ञान केंद्र परिसर, जहां अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों का त्रिवार्षिक सम्मेलन 2 अगस्त से 7 अगस्त 2024 तक आयोजित है। आयोजन में 75 देशों के कृषि अर्थशास्त्री, शोधार्थी और कृषि में नए प्रयोग से जुड़े युवा पेशेवर शिरकत करेंगे। टिकाऊ कृषि, खाद्य प्रणालियों की दिशा में परिवर्तन थीम पर आधारित कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 65 सालों बाद भारत में आयोजित हो रहा है। कृषि अर्थशास्त्रियों के इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। साथ ही उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। कार्यक्रम में 1000 प्रतिभागी हैं
जो 750 प्रतिभागी विदेशों से हैं, 75 देशों से प्रतिभागी यहाँ पे आए हैं और हमारे देश से इंडस्ट्री भी है, यंग रिसर्चर्स भी हैं और हर तरह के जो शिक्षाविद हैं, एकेडमिशियंस हैं, सब लोग इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम का थीम है कि हम किस तरह से सतत कृषि विकास की ओर आगे अपनी कृषि को बढ़ाएं। सम्मेलन में दुनिया भर से भारत आए शोधार्थी कृषि शोध पर अपनी राय रखेंगे। भारतीय शोधार्थी भी कृषि में हुए नवाचार, टिकाऊ प्रगति और भारत की कृषि प्रगति की रूपरेखा दुनिया के सामने रखेंगे, जिसमें डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणाली में प्रगति शुमार है। सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन, बढ़ती उत्पादन लागत और संघर्ष जैसी वैश्विक चुनौतियों से निपटने की तैयारियों पर जोर देना है। सम्मेलन में भारत वैश्विक कृषि चुनौतियों के प्रति भारत के सक्रिय दृष्टिकोण को भी पेश करेगा। साथ ही कृषि अनुसंधान और नीति में देश की प्रगति को प्रदर्शित किया जाएगा। ग्रोथ के साथ साथ हमें फोकस जो है अपना टिकाऊपन, सस्टेनेबिलिटी पे भी फोकस लाना पड़ेगा, ताकि हमारा जो वाटर टेबल है, हमारी जो सॉइल्स हैं, वो उनको जो डिप्लीट होती जा रही हैं वो ऐसा ना हो। टेक्निकल भाषा में उसको कहते हैं कि इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि हमें आने वाली जो हमारी संतानें हैं उनको नेचुरल सिस्टम कम से कम इतना रिच दें जितना रिच हमने अपने पुरखों से इनहेरिट किया था। ICAE 2024 युवा शोधकर्ताओं, अग्रणी पेशेवरों और वैश्विक साथियों को एक साझा मंच देने में सहयोग दे रहा है। ICAE का मकसद अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों के बीच की साझेदारी को मजबूत करना, राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर नीति निर्माण को प्रभावित करना और डिजिटल कृषि और टिकाऊ कृषि खाद्य प्रणालियों में प्रगति सहित भारत की कृषि प्रगति को प्रदर्शित करना है। 32वें अंतर्राष्ट्रीय कृषि अर्थशास्त्रियों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहा है। इस आयोजन में लगभग 75 देशों के प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। जो विदेशों से जो आए जो प्रतिनिधि हैं वो न केवल कृषि के क्षेत्र में हुए अपने शोध के बारे में भारत को जानकारी देंगे, बल्कि बीते वर्षों में भारत में जो शोध हुआ है कृषि के क्षेत्र में, जो सतत विकास कृषि के क्षेत्र में हुआ है, उसके बारे में भी जान पाएंगे। कैमरामैन अनिकेत के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। और केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान PIB कोलकाता से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि केंद्र सरकार से संबंधित किसी भी तथ्य की सही जानकारी और फैक्ट चेक करने का अधिकार केंद्र सरकार की एजेंसियों के पास है और होना भी चाहिए। India, all the ministries, all the departments of the government of India, who is the right authority to say whether a data or an information related to a particular ministry or particular department should not be given by anybody other than the ministry or department. That's the fundamental point which is under contention. The amendment in the IT intermediary rules, which has been stayed by the Supreme Court, by the Honorable Supreme Court, that is still under contest. But the fundamental principle is, our point is, anything related to the government of India, only the government of India can say whether it is a correct fact or wrong fact, sir. और राज्यसभा में कृषि और कल्याण मंत्रालय से संबंधित मामलों पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर हमला बोला। कृषि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के DNA में ही किसान विरोध है। कांग्रेस के DNA में ही किसान विरोध है, मैं ये कहना चाहता हूं। ये आज से नहीं, प्रारंभ से ही कांग्रेस की प्राथमिकताएं गलत रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृषि सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है और इसके लिए सरकार रोड मैप बनाकर काम कर रही है। सरकार में कृषि क्षेत्र के बजट में भी लगातार वृद्धि की है। कृषि के लिए बजटीय आवंटन 2013 और 14 में था केवल 27,000
663 करोड़ रुपया। 2024-25 में ये बढ़कर हो गया 1,32,470 करोड़ रुपया। और ये केवल कृषि विभाग का है। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जोड़ दिए जाए, इसमें फर्टिलाइजर की सब्सिडी भी अगर जोड़ दी जाए तो फर्टिलाइजर, सहकारिता, पशुपालन, डेयरी, फूड प्रोसेसिंग, फिशरीज, इन सबको जोड़ दिया जाए तो ये बजट बढ़ के हो जाता है 1,75,446.55 करोड़ और जोड़ेगा मानिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अयोध्या की नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर अमित सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। और उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की सदस्य अनीता अग्रवाल आज अयोध्या पहुंची। उन्होंने जिला महिला चिकित्सालय में गैंग रेप पीड़िता नाबालिग बच्ची से मुलाकात की और उसका हालचाल जाना। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस घटना से समाजवादी पार्टी का चरित्र सामने आया है। दोनों आरोपी सांसद अवधेश प्रसाद के करीबी हैं। सांसद अवधेश प्रसाद के पास आरोपियों के कई फोटोग्राफ्स भी वायरल हो रहे हैं। उनके साथ में नाबालिग पीड़िता का सरकार और बाल अधिकार संरक्षण आयोग देखभाल करेगा। आरोपितों की चाल चरित्र को देखते हुए नाबालिग के जांच में और भी बच्चियों से पूछताछ की जाएगी। ऐसे घिनौने कृत्य को न सरकार माफ करेगी और न ही समाज। उन्होंने कहा कि पीड़िता की मां को आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुबह लखनऊ मिलने के लिए बुलाया था। कंप्लेन है तो हम उसकी भी जांच करवाएंगे, अवश्य जांच करेंगे। कौन सी बच्चियां और पीड़ित रही हैं, कैसे रही है, उसकी पूरी जांच होगी। अब वो पकड़े गए हैं, उनके विषय में सारी जांच होगी। ये उनका साफ साफ उनका चाल चलन चित्र सामने नजर आ रहा है कि कैसे कैसे लोग उनके पास है, कैसी कैसी समाजवादी पार्टी के सांसद के बहुत करीबी है। उनकी फोटोएं भी सब वायरल हो रही है कि वो सांसद के कितने करीबी हैं। तो सांसद बनने का मतलब ये नहीं कि आप इस तरह राक्षस बनकर लड़कियों का अत्याचार करें, लड़कियों पर आप जो भी करिए गलत है। सीबीएसई ने 12वीं कक्षा की सप्लीमेंट्री यानी पूरक परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। 15 जुलाई को इस परीक्षा का आयोजन भारत के साथ साथ अन्य 26 देशों में किया गया था। छात्र छात्राओं की सहूलियत के लिए सीबीएसई ने महज 15 दिनों में ही परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए। रेलवे ने इंटरलिंकिंग के काम के चलते छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 73 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर रेल मंडल के राजनांदगांव कलमना रेलखंड के बीच इंटरलॉकिंग का काम किया जाएगा। बता दें कि राजनांदगांव नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना के तहत 228 किलोमीटर और तीसरी लाइन का निर्माण 3,540 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते के 5 दिनों के दौरे पर रहेंगी। इस दौरे का मुख्य लक्ष्य भारत के द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत एक्ट ईस्ट नीति को मजबूती प्रदान करना है। विदेश मंत्रालय के सचिव जयदीप मजूमदार ने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये जानकारी दी। Rashtrapati ji will be first going to Fiji and then to New Zealand and then to Timor-Leste. With both Fiji and Timor-Leste, this would be the first ever visit by the President of India, and therefore it has special significance. Ever since Prime Minister Shri Narendra Modi enunciated his Act East policy, the region,
Southeast Asia and the Pacific has been a very special focus for us. So all these three countries fall within our Act East policy. और दिल्ली के रोहिणी में स्थित आशा किरण शेल्टर होम में बीते एक महीने में 14 महिलाओं की मौत को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने कहा कि गंदा पानी मौतों का मुख्य कारण है। साथ ही उन्होंने कहा कि शेल्टर होम में कम जगह में ज्यादा लोगों को रखा जा रहा है। जुलाई में 38 केसेस हैं, उसमें से 14 महिलाएं हैं जो सिर्फ एक महीने में डेथ हुई है। और इसमें सबसे ज्यादा प्राइमा फेशिया ये मिला है कि पानी एक तो कंटेमिनेटेड है, फिल्टर्स प्रॉपरली लगे नहीं हुए। अभी मैं किचन में होके आई हूँ, वहां पर भी फिल्टर नहीं है। पानी जो भी आ रहा है, जो भी बच्चों को पिला रहे हैं, और जितने लोगों की डायरिया से ज्यादातर अधिकतर डेथ हुई है, ये भी पाया गया है कि 4 घंटे के अंदर अंदर एक बच्चे की डेथ हुई है डायरिया होते ही। उसमें भी ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है। जहां पर सिर्फ 250 लोगों के रहने की जगह है महिलाओं की, वहां पर 495 लोग रह रहे हैं इस गर्मी में। तो रोहिणी के आशा किरण शेल्टर होम में मौतों के मामले पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। स्वाति मालीवाल ने कहा कि शेल्टर होम की स्थिति दयनीय है। इस पूरे मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स की कमी थी और साइकियाट्रिस्ट तो पूरे हफ्ते में एक बार आता था, और वो भी कुछ घंटों के लिए। इतनी स्ट्रांग रिपोर्ट बना के हमने दिल्ली सरकार को दी, तब भी कुछ इंक्वायरी हुई थी, लेकिन कार्यवाही कुछ नहीं हुई। मेरी ये मांग है, इस मामले में तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए, और जिन लोगों के कारण, जिन लोगों के चलते, उनके भ्रष्टाचार के चलते, उनकी लापरवाही के चलते ये मौतें हुई हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। और बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आशा किरण शेल्टर होम मामले को लेकर दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में आशा की हर एक किरण बुझने का प्रमाण सामने निकल कर आया है। जिस प्रकार से एक बेहद दुखद, आत्मा को झंझोड़ने वाली खबर सामने आई है कि दिल्ली सरकार के द्वारा चलाए गए शेल्टर होम आशा किरण में इस महीने में, केवल इस महीने में 14 मृत्यु हुई है, ज़्यादातर महिलाओं की, बच्चों की। ये एक विशेष होम है जो चलाया जाता है बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए। और जनवरी से देखा जाए तो 27 मौतें हुई हैं। पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मौत का बेसमेंट दिया, डूबकर, शॉक लगकर बेसमेंट में ट्रैप होकर लगभग 10 लोगों की जान गई। और अब दिल्ली में मौत का शेल्टर होम दिया है आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इस साल 31 जुलाई तक रिकॉर्ड 7 करोड़ 28 लाख से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। ये पिछले साल के 6 करोड़ 77 लाख की तुलना में 7.5% ज्यादा है। इस साल 7 करोड़ 28 लाख में से 5 करोड़ 27 लाख लोगों ने नई कर व्यवस्था के तहत रिटर्न फाइल किया है, जबकि पुरानी टैक्स व्यवस्था में रिटर्न दाखिल जो संख्या थी वो 2 करोड़ 1 लाख रही। वेतनभोगी करदाताओं और अन्य गैर कर लेखा परीक्षा मामलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। इस दिन रिकॉर्ड 69,92,000 से अधिक रिटर्न दाखिल किए गए। इस साल पहली बार रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या 58,57,000 रही। ई फाइलिंग हेल्प डेस्क टीम ने 10,64,000 प्रश्नों का समाधान किया। एक्स पर एक ट्वीट के जरिए भी सॉल्यूशन उपलब्ध कराया गया। 1 अप्रैल से 31 जुलाई 2024 के बीच 1,07,000 ईमेल का सॉल्यूशंस किया गया, जिससे उठाए गए 99.97% मुद्दों का समाधान हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में अयोध्या की नाबालिग रेप पीड़िता के परिजनों से मुलाकात की। इस मौके पर अयोध्या जिले के बीकापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक डॉक्टर
अमित सिंह चौहान भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उन पर कठोरतम कार्रवाई होगी। और इस मामले में डीडी न्यूज ने यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से खास बातचीत की। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है दूरदर्शन के साथ। एक शर्मसार करने वाली घटना अयोध्या में हुई है, जहां पीड़िता के जो आरोपी हैं उनका संबंध एक पार्टी विशेष से है। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मैं तो इसकी निंदा करता हूं ऐसी घटना का, और मैंने कल इसे सदन में उठाया भी था। इतनी उम्मीद रखता हूं कि समाजवादी पार्टी तत्काल उसको अपनी पार्टी से निकालेगी, क्योंकि वो व्यक्ति निषाद की बेटी है, गरीब है और पीडीए का हिस्सा है। अगर वो पीडीए नाम लेते हैं तो इस पर उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं किया आज के दिन में? और जो सांसद तप्तवारा के अयोध्या में हम लोगों ने अपने बल पर जीत किया, तो इससे तो ही पता चलता कि अपराधियों के बल पर जीते हैं, तो उसे बचाने की पैरवी करते हैं। तो ऐसे सांसद से इस्तीफा हटा देना चाहिए और पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए हम सबसे अपील किए। उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, उसको न्याय होना चाहिए। तो मैं तो चाहता हूँ सभी दल मिलकर उसको न्याय दिलाएं और कोई भी पार्टी हो इस तरह के अपराधियों का संरक्षण न करें। उचित रूप से मुआवजा भी दिया जाएगा और संबंधित धाराओं में कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम करें। मैं मुख्यमंत्री जी का आभार करता हूँ कि कम से कम एक निषाद परिवार को बुला के मिले। और इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसआईटी जांच की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड पर विस्तृत फैसला दे चुके हैं। हमने योजना को रद्द करने और दानकर्ताओं के नाम उजागर करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं के वकील प्रशांत भूषण से कहा कि आप इन बातों को विस्तृत सुनवाई में भी रख सकते थे। वहीं नीट मामले में सुप्रीम कोर्ट की उच्च स्तरीय कमेटी के संबंध में आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रश्न पत्र के प्रिंट होने से लेकर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने तक गड़बड़ी को रोकने के लिए एक एसओपी जरूरी है। कमेटी को एसओपी को लेकर एक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट में 30 सितंबर 2024 तक कमेटी रिपोर्ट तैयार करने के लिए आदेश दिए गए हैं। और नीट यूजी परीक्षा में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, सत्य के सूर्य को झूठ का बादल कुछ समय के लिए छिपा सकता है, पर सत्य की सदा ही जीत होती है। नीट यूजी परीक्षा में पवित्रता का कोई प्रणालीगत उल्लंघन नहीं होने और इसलिए दोबारा परीक्षा नहीं होने पर माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी सरकार के रुख को सही ठहराती है। सरकार गड़बड़ी मुक्त, पारदर्शी और शून्य त्रुटि परीक्षा प्रणाली के लिए प्रतिबद्ध है। इसे सुनिश्चित करने के लिए हम विशेषज्ञों की उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को प्रस्तुत किए जाने के बाद उन्हें जल्द से जल्द लागू करेंगे। निष्कर्ष और फैसला उस दुष्प्रचार को सिरे से खारिज करता है जो फैसला जा रहा था। हम न्याय देने और लाखों मेहनती छात्रों के हितों की रक्षा करने के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय का अक्षरशः पालन करेंगे। और पेरिस ओलंपिक में 2 पदक अपने नाम कर चुकी भारतीय निशानेबाज मनु भाकर की एक और पदक की तरफ मजबूती से कदम बढ़ा दिए हैं। मनु ने 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट के फाइनल में जगह बना ली है। क्वालिफिकेशन में शानदार प्रदर्शन करते हुए मनु ने दूसरा स्थान हासिल किया। मनु ने क्वालिफिकेशन में कुल 590 अंक हासिल किए। इससे पहले मनु ने 10 मीटर एयर पिस्टल के व्यक्तिगत वर्ग और मिक्स टीम इवेंट में कांस्य पदक अपने नाम किया था। मनु एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी हैं। अब मनु के पास एक ही ओलंपिक में 3 पदक जीतकर पदक की हैट्रिक लगाने का मौका है।
और पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय हॉकी टीम ने इतिहास रच दिया है। टीम ने ऑस्ट्रेलिया को ग्रुप मुकाबले में 3 के मुकाबले 2 गोलों से हरा दिया है। ओलंपिक खेल के इतिहास में ये 1972 के बाद पहली बार रहा है जब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराया है। मैच में भारतीय टीम का दम नजर आया। टीम ने शुरुआत से ही 2-0 की बढ़त बना ली थी। भारतीय टीम ने पहला गोल फील्ड गोल के जरिए किया, जिसे अभिषेक ने अंजाम दिया। वहीं मैच का दूसरा गोल कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने किया, जिन्होंने पेनल्टी कॉर्नर के जरिए मैच में गोल करने में सफलता हासिल की। भारत की ओर से हरमनप्रीत सिंह ने मैच में 2 गोल किए। ये दोनों गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए किए गए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की ओर से 2 गोल देखने को मिले। और तीरंदाजी में मिश्रित टीम स्पर्धा में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अंकिता भगत और धीरज बॉम्बे देवरा की जोड़ी सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही है। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी ने स्पेन की जोड़ी को हराने में सफलता पाई। भारत ने मुकाबले को 5 के मुकाबले 3 अंक से अपने नाम किया। तो इस विशेष समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मनीषा के साथ साथ पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।